ओके बेटा, कल आपके पास केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7 आया था, जिसमें बॉन्ड एंगल और डाइपोल मूवमेंट मैंने पढ़ाया था। लेकिन उसमें जो वॉइस थी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस था, जिसके कारण मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। 2.5 घंटे मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। मैं अपने सभी ऑनलाइन के जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी देखिए परेशान नहीं होना है। हाँ, बीच में 1-2 दिन डिस्टर्बेंस हुआ। ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल वैसे ही था जैसे जब ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो बीच में नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोग डिस्टर्ब हुए थे। लेकिन 3-4 दिन बाद सब क्या हो गया था बेटा, नॉर्मल हो गया था। तो ये अभी जो 2-3 दिन से डिस्टर्बेंस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑफलाइन बैच चालू हो गया, जिसके कारण ये बोर्ड नीचे वाले जगह से उठ के ऊपर वाली जगह पर आया है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं डबल मेहनत भी कर रहा हूँ, आपको दोबारा बना के दे रहा हूँ। ओके, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा और इसके स्टडी मटेरियल में आपको सीट मिलेगी, उस सीट को लगा लीजिएगा और उसके डाउट मुझे भेज दीजिएगा। तो आइए मैं चालू करता हूँ दोबारा से लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया था बॉन्ड लेंथ के बारे में और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। आज हमें पढ़ना था बॉन्ड एंगल के बारे में। तो आइए, एक तीसरा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 स्पीसीज दे दी जाती हैं और आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपका सबसे पहला काम होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालो। बेटा बोलो, आप क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, sp, sp2, sp3, sp3d एंड सो ऑन। ठीक, सुनना, जब आप बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको यहां पर 2 केस मिलेंगे। पहला केस बेटा ये होगा, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। ठीक है, अगर बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो ये बहुत ही सिंपल केस होता है, क्योंकि sp, sp2 और sp3, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट को मालूम है sp का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का 120 और sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट। तो कोई भी बता देगा ये बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है और sp3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, sp3 का ये जो बॉन्ड एंगल होता है, इसको हम लोग 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। गॉट इट बेटा? जैसे बेटा अंकित, कॉल्स आ रही हैं, रिसीव करो और इनसे क्या कहेंगे, जो डिस्टर्ब हुआ है वीडियो वो सर दोबारा बना रहे हैं, कल आपको दोबारा से मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जिसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, BeCl2, BF3 और NH3। मैं उम्मीद करता हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का साझा कर लिया है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा बोलो sp। बोरॉन थर्ड ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों का साझा कर लिया है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 का साझा कर लिया, 2 बचे, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है
sp वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा और sp3 वाले का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। गॉट इट? इससे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोन पेयर है या नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो सिर्फ sp सबसे ज़्यादा, sp2 उससे कम और sp3 सबसे कम, हमें लोन ऑन पेयर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके बेटा, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की। लिख लिया आपने? ये लिख लिया बेटा? हटा दें? हटा दें? आइए हम लोग बेटा बात करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर बेटा 2 है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। जिनको तुम्हें कंपेयर करना है उनके हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है? सेम है। ध्यान रखना बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, हाँ ये बेटा फिर लंबा केस हो जाता है। अब जो बॉन्ड एंगल होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करने लगता है। आइए वन बाय वन हम लोग सारे फैक्टर को डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। आप ब्रैकेट बंद मत करिएगा, इसमें कई सारी चीजें हमें बतानी है। पहला फैक्टर है बॉन्ड एंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। समझिएगा मेरी बात, आपको जरा मैं वाटर के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जाता है। आप देखिए, जैसे कि आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ताकतवर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कमजोर, बॉन्ड पेयर सबसे कमजोर। इवन बॉन्ड पेयर को हम लोग रिपल्सन मानते ही नहीं है। आप देखिए, ये लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण ये लोन पेयर थोड़ा और नीचे आ गए। फिर ये लोन पेयर के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिससे ये बॉन्ड और नजदीक आ जाएंगे। जब बॉन्ड और नजदीक आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे लोन पेयर बेटा बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका बॉन्ड एंगल जो होता है कम होता जाता है। आप देख सकते हैं लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड होंगे ये काफी नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आइए एक एक फैक्टर को समझाते चल रहे हैं और उस पर एग्जाम्पल कराते चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिया CH4 अमोनिया और वाटर। मैंने कहा इसके बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए। सबसे पहला काम होगा हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। चारों को साझा कर लिया, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर एक लोन पेयर बचेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का है, 2 का साझा कर लिया, 4 बचे, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, आप लोग देख सकते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन तीनों का क्या है? सेम। तो केस नंबर 2 बनेगा। हम देखेंगे लोन पेयर को लेफ्ट टू राइट जाने पर लोन पेयर बढ़ते जा रही हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके बेटा, ठीक है बेटा, समझना मेरी बात। जिसके पास लोन पेयर नहीं है, आपने वेस्पर थ्योरी में देखा था, उसका शेप भी रेगुलर ज्योमेट्री के बराबर होगा और बॉन्ड एंगल भी रेगुलर होगा। यस, 109.5 डिग्री। जब सेंटर एटम पे लोन पेयर आ जाते हैं तो रिपल्सन फोर्स के कारण शेप भी चेंज हो जाती है और बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाते हैं। आपको जान के खुशी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने पर अगर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल
2.5 डिग्री कम हो जाता है। जैसे रेगुलर एंगल होता है 109.5, एक लोन पेयर आ गया 2.5 कम हो गया 107 डिग्री, एक लोन पेयर और आ गया 2.5 और कम हो गया 104.5 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल हमेशा कम होगा, लेकिन 2.5 डिग्री कम होगा ये सिर्फ किसमें होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। बाकी सभी में आप ये तो बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल कम होगा, कितना कम होगा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इज इट क्लियर? पहले एग्जाम्पल पर मुझे और एग्जाम्पल कराने हैं। पहला केस पढ़ा रहे हैं, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। उम्मीद कर रहे हैं यहां से समझ में आपको आ गया होगा। ओके, क्या मैं इसको हटा दूं? हटा दूं बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1 ही चलेगा जिसमें खूब सारे केस कराएंगे, ठीक है? आइए दूसरा देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझाने के लिए। इसको मैंने ले लिया बेटा NH4 प्लस NH3 और NH2 माइनस। मैं उम्मीद करता हूं बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए आइए, मुंह जमानी, पेन नहीं, अमोनियम NHHHH, एक H पर प्लस, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। नाइट्रोजन ने 3 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो गया। एक लोन पेयर है जो H प्लस को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए और लोन पेयर क्या हो गया? खत्म हो गया। 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अमोनिया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3। एम राइट? इधर देखो बेटा, इधर देखो सब लोग प्लीज, जरा सभी बच्चे पहले एक बात सुन लें। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं कम से कम नहीं तो 100 बार बोल चुका हूं, प्लीज सभी बच्चे अपना व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना नाम लिखकर भेज दें प्लीज, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देता हूं और आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कोचिंग से सभी बच्चों को मैसेज भेजे गए थे कि क्लास सुबह 7:30 से 10 के बजाय शाम को 5 से 7:30 हुआ करेगी, लेकिन मैसेज कुछ बच्चों को डिलीवर नहीं हो पाए। इसलिए बेटा ये ऑनलाइन क्लास है, आपको हमसे जुड़ के चलना है और जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है व्हाट्सएप। सो प्लीज़ बेटा आप सभी बच्चे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और नॉर्मल नंबर भी है, आप सभी बच्चे मुझे अपना नाम लिखकर भेज सकें ताकि मैं आपके नेम को सेव कर लूं और आपको मेरे स्टेटस दिखाई पड़ने लगे। ओके बेटा, प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो आ जाओ, NH2 माइनस, बोलो NHH माइनस मानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, 5 और 1 6, 2 की कमी 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए, 6 में 2 चले गए, कितने बचे? 4 का मतलब 2 लोन। तो आप देखिए बेटा 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन बेटा बोलो sp3। ऐसे टाइम बर्बाद हो रहा है, NH2 बना, ठीक है। अच्छा तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लोन पेयर क्या है? बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होता जाए। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं लोन पेयर को। मेरे बच्चे क्या बताना चाहेंगे?
इन तीनों में से किसका एंगल रेगुलर होगा? पहले वाले का कोई भी लोन पेयर नहीं है, एंगल रेगुलर होगा 109.5 डिग्री। sp3 में प्रत्येक लोन पेयर आने पर एंगल 2.5 कम हो जाता है 160 डिग्री, और इसका हो जाएगा लगभग 104.5 डिग्री। मैं उम्मीद करूंगा पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए पहले एग्जाम्पल में एक केस और लेते हैं। तैयार है सब लोग? आइए हटा दे बेटा। आइए पहले में एक केस और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देंगे बेटा। NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस। ओके, आगे देखते हैं। हमने आपसे पूछा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा प्लस का न्यूट्रल से ज़्यादा और न्यूट्रल का नेगेटिव से ज़्यादा। खैर मैं दिखाऊंगा, आओ चलो मैं यहां पर अपने बच्चों को चित्र बनाकर दिखाता हूं। ठीक, आओ। पिक अप द सेंटर एलिमेंट, प्लेस अदर एलिमेंट इक्वली अराउंड इट, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम्ड ओवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 5 होते हैं, एक चला गया, कितने बचे? 4। कितने कमी? 4। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 2 इधर 2 इधर। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp, एंगल होगा रेगुलर 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही। ओके, पहले मन कर बे, सामने देखो, रुक जाओ, पहले इसको निपटा देते हैं। n a को 2 निगेटिव एज्यूम्ड ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 1 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड। एक क्या बच गया बे? कोई दिक्कत तो नहीं? कितने बॉन्ड पेयर है? 2। लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp2। एंगल sp2 का रेगुलर एंगल होता है 120 डिग्री। क्या होता है? लेकिन यहां पर चूंकि एक लोन पेयर आ गया तो एंगल जो होगा वो 120 से कुछ कम हो जाएगा। लोन पेयर आने पर हाइब्रिडाइजेशन चाहे कुछ भी हो, एंगल कुछ क्या हो जाता है? कम। अगर लोन पेयर ना होता तो sp2 का एंगल होता 120 डिग्री। लोन पेयर आ गया है, एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। गॉट इट। अब आते हैं इस पे। बंद कर दो पेन कॉपी और नजरें रखो सामने, कुछ नया सीखने जा रहे हैं आप। देखिए, आपको अगर याद होगा जब मैं ऑक्टेट थ्योरी पढ़ा रहा था, ऑक्टेट रूल, तो वहां पर एक लिमिटेशन लिखवाई थी ऑक्टेट रूल की, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 5 एग्जाम्पल लिखवाए थे, NO2, ClO2, NO, O2 और O2 माइनस। ये 5 एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे। उसी में से एक एग्जाम्पल आ गया है NO2। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, गारंटी है ये पैरामैग्नेटिक होगा, ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए प्लीज सामने देखो, ये रहा N, A को 2, देखना वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहां पे साझा कर लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। बचे कितने? 3। 2 इलेक्ट्रॉनों को इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर दिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। बचा कितना? 1। और वो जो 1 होता है वही कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? और इस ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ही जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से मेरे बच्चे देखेंगे, 5 थे, 2 दे दिए, बचे 3। 3 में से 2 का O के साथ साझा कर लिया, बचा 1, और ये 1 बन जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन। मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को कभी कभी ऐसे लोन पेयर मान भी लेते हैं और कभी कभी ऐसे लोन पेयर नहीं मानते।
इसके बेटा 3 रूल होते हैं, कब लोन पेयर मानेंगे कब लोन पेयर नहीं मानेंगे, इसके 3 रूल होते हैं। मैं लास्ट ईयर बहुत एडवांस थ्योरी पढ़ाता था, पेपर को देखते हुए थोड़ी थ्योरी कम कर रहे हैं। मैं आपको 3 रूल नहीं बताऊंगा, बल्कि 2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर दिखा दूंगा बस। ओके, जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को यहां पर लोन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे तो 2 और 1 3, हाइब्रिडाइजेशन बेटा बोलो क्या आ गया, sp2। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो एंगल होता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो 120 होना चाहिए रेगुलर एंगल, अगर ये इस पर रिपल्सन लगाए तो 120 से कुछ कम हो जाना चाहिए, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, NO2 का जो एंगल होता है वो रेगुलर एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 132 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस चीज को। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज है, रेगुलर एंगल होता है 120। हमें लग रहा है रिपल्सन के कारण एंगल कुछ कम हो जाना चाहिए, लेकिन इसका एंगल कुछ ज्यादा हो जाता है। मैं इसका रीजन बता सकता हूं, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं बताने का कोई जरूरत नहीं समझता। तो आप बताओ, ये sp था, इसमें कोई संदेह नहीं, sp का एंगल sp2 वालों से ज्यादा होगा। अब ये दोनों sp2 में एक 132 है और एक लेस देन 120 है। इज इट क्लियर? प्लीज लिखिए मत, लिखिए नहीं बेटा। हमने ऑड इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा एग्जाम्पल करवाया NO2, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन को ऐसे लोन पेयर मानकर हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर रहे हैं। एम राइट? अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसा करवा दे रहा हूं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। इसको सेव रखिए और हाशिए में कहीं लिख लीजिएगा, यहां कर रहा हूं, हाशिए में कहीं लिख लेना। देखो ClO2, ये भी तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, सबको मालूम है। देखिए Cl बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे, देखना 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 का साझा कर लिया, कितने बचे हुए? 5। ये खुश हो गया, 5 में से 2 इसको डोनेट कर दिए, ये खुश हो गया। 5 में 2 है, कितने बचे? 3 का मतलब 1 तो हो गया लोन पेयर और 1 हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अगर हम ध्यान से देखें तो 2 बॉन्ड पेयर हैं। जब लोन पेयर के साथ ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 बेटा होगा। चूंकि लोन पेयर है, इसके पास जो रिपल्सन लगाएगा, एंगल जो है रेगुलर एंगल से कुछ कम हो जाएगा, 117 डिग्री। गॉट इट बेटा? तो आपको एक एग्जांपल कराया जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह माना गया है, और एक एग्जांपल करवाया जिसमें नहीं माना गया है। मेरे बच्चे अगर याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद करें। देखो बे, अगर लोन पेयर अकेला है तो ऐसे लोन पेयर मान लेना ऑड इलेक्ट्रॉन को, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर भी है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये कोई रूल नहीं है, रूल तो 3 अलग से होते हैं जो मैं बताने के मूड में नहीं हूं। हमें 50 पन्ने कम करने हैं, हाई फाई चीजों का पढ़ने का कोई मतलब बेटा इस समय नहीं है। हमने 2 केस फिर भी करा दिए आपको, NO2 का केस करा दिया और ClO2 का केस करा दिया। ओके बेटा, चलिए। तो आज मेरे बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर बॉन्ड एंगल लोन पेयर पर कैसे डिपेंड करता है ये पढ़ा। ओके बेटा, जिसमें मैंने यहीं पर लगे हाथ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के 2 केस करवा दिए। NO2 जहां इसको लोन पेयर मानेंगे
और ClO2 जहां इसको लोन पेयर नहीं मानेंगे। ओके, यहां पर देखिए चूंकि लोन पेयर है, गारंटी है जो एंगल होगा वो रेगुलर एंगल से कुछ कम होगा, 120 से कुछ कम हो गया। यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण इसका एंगल रेगुलर से भी ज्यादा हो जाता है, 120 से भी ज्यादा हो गया, 132 डिग्री। ओके बेटा, हो रही बात ओके। आपको मैं बता के खुशी होगी, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं सभी में ये ऑड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ClO2 इज द ओनली एग्जांपल जहां पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में डिलोकलाइज नहीं होता। लिख लो, बोल दिया है, हेयर ऑड इलेक्ट्रॉन नॉट डिलोकलाइज्ड। नॉट डिलोकलाइज का मतलब नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ClO2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, डिलोकलाइज नहीं होता। ओके, चलिए अगर बेटा मान लो कुछ एग्जाम्पल ऐसे आ जाएं जिसमें लोन पेयर से काम ना चल पाए, सबके पास बराबर लोन पेयर है, तो हम लोग दूसरे फैक्टर की तरफ जाएंगे। हटा दें इसको। आई दूसरा बेटा फैक्टर है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बहुत सांस फूल रही है हमारी, दिक्कत सी हो रही है। जरा देखेंगे सब लोग। देखिए बेटा, इसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव बॉन्ड एंगल पर सिर्फ तब पड़ता है जब सेंटर एटम पर लोन पेयर होता है। बोलो क्या होता है? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, यहां लिख लो, it affect bond angle only when center atom have लोन पेयर। जब सेंटर एटम पे लोन पेयर होगा, सिर्फ उसी सूरत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव बॉन्ड एंगल पर पड़ेगा। आइए इसके एग्जाम्पल कराने से पहले हम इसको समझाना भी चाहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं ये आपको समझाना चाहूंगा ऐसा कैसे हो गया। देखो, ए बी से जुड़ा है, अब समझना। माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ये सेंटर है, सराउंडिंग है, ऑफ कोर्स इस पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव अगर बॉन्ड एंगल पर देख रहे हो तो लोन पेयर तो होना ही चाहिए। अब देखना, समझना मेरी बात। अगर बेटा सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सेंटर एटम इस बॉन्ड पेयर को घसीटेगा। जब सेंटर एटम इन बॉन्ड पेयर को घसीटेगा तो ये बॉन्ड पेयर सेंटर एटम के नजदीक पहुंच जाएंगे। जब ये बॉन्ड पेयर सेंटर एटम के नजदीक पहुंच गए तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा, और जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। ओके, सो एंगल इंक्रीजेस। क्लियर बेटा? अब तुम लोग खुद दिमाग लगाना। अगर मान लो सिचुएशन ये हो, ये रब कर दें,
अगर मान लो सिचुएशन ये हो ए बी, सेंटर एटम पे लोन पेयर होना चाहिए तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव पड़ेगा। अब माना सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर से ज्यादा, आप बताओ अब की बार सराउंडिंग क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को घसीटेगा, तो बॉन्ड पेयर सराउंडिंग के पास चले गए। जब सराउंडिंग के पास चले गए तो इनके बीच का दूरी बढ़ गया। जब दूरी बढ़ गया तो रिपल्सन हो गया कम, जब रिपल्सन हो गया कम तो एंगल हो गया कम। तो इस प्रकार से देखिए, सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है और सराउंडिंग की ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पहले सेंटर को देखते हैं, फिर सराउंडिंग को देखते हैं। हटा दो इसको, हटा दो बेटा, ये सब समझ में बेटा आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है, इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये NH3 PS3 ASS3 SbS3 और BIS3। अगर मेरे बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर ये 5th ग्रुप के हाइड्राइड है, नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर होगा, फास्फोरस भी उसी ग्रुप का है, एक लोन पेयर होगा, आर्सेनिक पर भी एक लोन पेयर होगा, बिस्मथ पर भी एक लोन पेयर होगा, सब एक ही ग्रुप के। और सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यार हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, क्या करें? सबसे पहले देखेंगे लोन पेयर से। अबे लोन पेयर भी क्या है? सेम है। आप किससे देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मेरे बच्चे बताएं, अंतर सेंटर में पड़ रहा या सराउंडिंग में? आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाता है। कहने का मतलब ये है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाओगे तो सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा और बिस्मथीन का अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा और बिस्मथीन का सबसे कम होगा, ठीक है। इसी पर एक एग्जांपल और करा देते हैं बच्चों को हम लोग। अभी 5वें ग्रुप का एग्जांपल लिया, अब 6वें ग्रुप का एग्जांपल ले लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम। देखिए सब लोगों को मालूम है सेंटर एटम पर 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि 6 में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अब लोन पेयर से देखें, लोन पेयर भी क्या है? सेम। अब किससे देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एलिमेंट डिक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस, जस्ट लाइक टू ऊपर वाला एग्जांपल। ओके, ठीक है बेटा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेंगे, सराउंडिंग को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, हटा दे इसको, समझ बेटा आ गया? हटा दे बेटा, बताओ तुम्हारी
ले लिखो। सभी बच्चे अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। लड़ाई बहुत लंबी है, 6 महीने हमें और आपको इनविजिबल रूप से एक दूसरे से जुड़ना है। ना आप मुझे मेरे पास हो, ना मैं आपके पास हूँ, तो मोबाइल के थ्रू ही हम लोगों को जुड़ना है एक दूसरे से। इसलिए अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपको मेरा स्टेटस दिखाई पड़े। हो गया? चलिए अब बेटा हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 समझने। आइए, जैसे मैंने आपको दिया NF3, NCl3, NBr3, Ni3, मैंने कहा इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए। ध्यान सब लोग देखेंगे, चारों में सेंटर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा और आप देख सकते हैं चारों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एंड सो ऑन। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं? सबसे पहले लोन पेयर से, लोन पेयर भी क्या हो गए, सेम। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान से मेरी बात सुनिए। सुनना, सेंटर एटम चारों में क्या है, सेम। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, सराउंडिंग पे आ रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता जा रहा है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है और इसका सबसे कम। अगर सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता जाएगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए NF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा और Ni3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ओके बेटा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल समझ में आ गया। तीसरे पर एक एग्जांपल और करा दें, आप कहो तो करा दें। आपने ये लिख लिया है, एक एग्जांपल ये देखो, सेम एग्जांपल है बेटा, कोई अंतर नहीं है। आप ध्यान से देखें, कोई अंतर नहीं है। N की जगह पर फास्फोरस ले लिया है, दोनों सेम ग्रुप के हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, एक लोन पेयर है। अब किसको देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखेंगे। हमारे बच्चे देख सकते हैं सेंटर में अंतर नहीं आ रहा है, अंतर आ रहा है सराउंडिंग में। सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, बॉन्ड एंगल सबसे कम। सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, ठीक है बेटा। अब हम लोग लास्ट फैक्टर की तरफ जा रहे हैं जो बॉन्ड एंगल को डिसाइड करेगा। तैयार है सब लोग? हटा दे बेटा इसको। आइए, चौथे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए, लिखेंगे नहीं, देखेंगे सब लोग। पेन कॉपी बंद कर दो, एग्जाम्पल को फील करो। वाटर, H हटा के 2 Br लगा दिए, H हटा के 2 Cl लगा दिए, H हटा के 2 F लगा दिए। मैंने पूछा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। पहला काम तो वही होता है, सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। 6 में 2 चले गए, 4 sp3, 6 में 2 चले गए, 4 sp3, sp3 और ये क्या है, sp3। सब के सब sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, सेम है। दूसरा वाला केस बन गया। सबसे पहले देखेंगे लोन पेयर से, लोन पेयर भी क्या है, सेम। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से।
सेंटर एटम चारों में सेम है, अंतर कहां पे आ रहा? सराउंडिंग में। ध्यान से अगर आप लोग देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ट्रिक याद है? फोन कॉल है ब्रो काशी से पीबी सिंधु का, अगर आपको याद हो। फ्लोरीन का स्केल में 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का होता है 2.8। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद है, हमने लिख दिया। हमारे बच्चे देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। बोलो बे। और अगर सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। लिखना नहीं है। अब सुनना, किसी बच्चे को इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जब सेंटर एटम पे लोन पेयर होता है तो एंगल जो होगा वो नॉर्मल से भी क्या होता है? कम। प्रत्येक लोन पेयर आने पर एंगल रेगुलर एंगल से कुछ कम हो जाता है। sp3 का रेगुलर एंगल होता है 109.5 डिग्री। इन सबका एंगल रेगुलर से कम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब सुनना, नया पॉइंट क्या आ रहा है। अभी तक तो सब पुराना कर लिया, नया पॉइंट देखिए और समझिए। ऐसा बेटा देखा गया है कि OBr2 और OCl2 इनके जो बेटा एंगल होते हैं वो नॉर्मल एंगल से भी ज्यादा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं रूल के मुताबिक तो इन दोनों का एंगल वाटर से भी कम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का एंगल ना सिर्फ वाटर से बल्कि रेगुलर एंगल से भी क्या हो गया? ज्यादा। OCl2 111 डिग्री होता है और OBr2 मोर देन 111 डिग्री होता है। अब सवाल ये उठ रहा है, गुरुजी ऐसी बदतमीजी क्यों हो रही है? आइए एक्सप्लेन करें। देखिए, ये छोटा सा ऑक्सीजन है जिससे आपने दो बड़े बड़े हैलोजन जोड़ दिए, ब्रोमीन और क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन। फ्लोरीन बड़ा नहीं होता है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, इनका साइज तो ऑलमोस्ट बराबर। ब्रोमीन और क्लोरीन काफी बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े होने से होता क्या है बेटा? इन बड़े बड़े हैलोजनों में आपस में लगने लगता है रिपल्शन। बोलो बेटा क्या लगता है? और इस रिपल्शन के कारण ये दोनों हैलोजन दूर जाने का प्रयास करते हैं और दूर जाने के कारण इनका जो एंगल होता है वो 109.5 से ज्यादा हो जाता है। आपको जान के खुशी होगी, पहली बार बोलना है, दोबारा नहीं बोलेंगे। जगह के कारण होने वाली लड़ाई को केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। समझा देते हैं। एक बेंच में 5 बच्चे बैठ सकते थे। अगर मैं उस बेंच में 2 बच्चों को और बैठाने का प्रयास करूं तो आप बताओ इन बच्चों में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी। एक कहेगा हम ऐसे बैठेंगे फैल के, एक कहेगा नहीं पैर के ऊपर पैर रख के बैठो, कहा कि हमें बैठना है। मतलब उनमें जगह के कारण क्या होगी? लड़ाई। इसी को केमिस्ट्री में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों का साइज काफी बड़ा बड़ा था। बड़ा बड़ा साइज होने के कारण इनमें रिपल्सन लगने लगा। इसी रिपल्सन को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और इनका जो एंगल है वो रेगुलर एंगल से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इज इट क्लियर? लिख लेंगे। ओके बेटा, फोन आ रहे थे क्या? अभी भी आ रहे हैं?
मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्रों को ये समझ में आ गया है। आपके पास समय है 2 मिनट का। 7:04 हो रहे हैं, 2 मिनट आपको दे रहे हैं, आप जल्दी से इसको रिवाइज करिए। बॉन्ड एंगल को जल्दी से रिवाइज करिए। बहुत ही, तो बेटा रुक जाओ, लिखना तो भूल ही गए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ना, तो लास्ट फैक्टर लिख लो, लिखना तो भूल ही गए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, लास्ट फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस जो बॉन्ड एंगल को बढ़ा देता है। अब आप रिवाइज कर सकते हैं 2 मिनट। हटा दे बेटा। हेलो हेलो, हाँ बेटा बताओ। जो आज तक लेक्चर पढ़ा सर में बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ बेटा, मुझे पता चला, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं उस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2.5 घंटे की मेहनत दोबारा कर रहा हूँ। कल आपको सेम टाइम पे सही आवाज़ वाला वीडियो मिल जाएगा। सर ऐसे सर हमेशा कल रिकॉर्डेड पड़ेगा सर? हाँ, रिकॉर्डेड ही पड़ेगा बेटा, उसमें क्या दिक्कत है, पहले भी तो रिकॉर्ड पर चलता था। ठीक है, तो कल बेटा क्लास में बाद में बात कर। ठीक सर। जल्दी से रिवाइज करेंगे, 1 मिनट और दे रहे हैं आपको। लो भैया अंकित, लो रिसीव करो, लो फिर कैच करो, कैच करो, कैच करो, कैच। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा हम दे देते क्या? क्या बात कर दी। जल्दी से रिवाइज करेंगे, नो प्रॉब्लम, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुझसे जितनी मेहनत करानी है बेटा करा लो, मेरा खून पी लो, लेकिन केमिस्ट्री में सवाल 40 प्लस सही होने चाहिए। नीट 2021 में मैं बिल्कुल मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूं, ये मेरा नेचर है। सांस बहुत तेज फूल रही है, लेकिन पूरा पढ़ाकर ही यहां से जाएंगे, ये भी मेरे बारे में पक्का फेमस है। ठीक है, तो आप खूब हमसे जितनी मेहनत करानी करा लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन 40 प्लस सही होने चाहिए। फटाफट पढ़ेंगे। आइए, लगभग 3 मिनट आपको दे दिए। क्या आपने बॉन्ड एंगल देख लिया? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो नॉर्मल केस बन गया, sp का सबसे ज़्यादा, sp2 का उससे कम, sp3 का उससे कम। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, सेम होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 3 फैक्टर पिक्चर में आएंगे। पहले लोन पेयर आएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, और फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव एंगल पर सिर्फ तब पड़ता है जब सेंटर एटम पे लोन पेयर होते हैं। तो जस्ट ए मिनट, ये हेडिंग पढ़ने से पहले एक सवाल जरा करिए हाशिए पर, जरा हाशिए पे एक सवाल करके दिखाइए। BF3
BCl3, BBr3 और BI3। जब देखते कौन बताएगा इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? सब के सब आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज हैं। जल्दी से बता दो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग यहां पर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे कि सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम, और जैसे जैसे सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मूर्खों गलत सोच रहे हो। अभी अभी मैंने कम से कम 4 बार बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव तब पड़ता है जब सेंटर एटम पर लोन पेयर होते हैं। अरे पागलों, थर्ड ग्रुप का बोरॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया, क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। सिर्फ इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। अबे जब लोन पेयर है ही नहीं तो सबका एंगल रेगुलर एंगल होगा 120 डिग्री, कोई अंतर नहीं होगा। सबके बॉन्ड एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? बिकॉज नो लोन पेयर ऑन सेंटर एटम बोरॉन। जब बोरॉन पे लोन पेयर ही नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबके एंगल रेगुलर एंगल होंगे 120 डिग्री। सबकी शेप भी रेगुलर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल और शेप तब बिगड़ती हैं जब सेंटर एटम पर लोन पेयर होता है। ओके, हाशिए पे कहीं लिख लीजिएगा। हटा रहे हैं इसको और दूसरा कॉन्सेप्ट चालू करने जा रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट। हटा दूं इसको? बेटा लिख लिया हिमांशा? हिमांशा लिख लिया बेटा? तिवारी बेटा लिख लिया? तुम बताओ। आइए, अगर यहां पे लोन पेयर आ जाता तो फिर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते। स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे मैंने बताया वहीं पे लगाइए। मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस बताया है OBr2 और OCl2 में, 2 ही जगह लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, आइए। क्या आप बच्चों को याद है जब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया था। प्लस माइनस, जब कोई बॉन्ड पोलर होता है तो प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है और एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? अब सुनना, उसी बेटा डाइपोल मूवमेंट के आधार पर हम लोग मॉलिक्यूल को 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला बेटा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या इन्हीं को बेटा हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और दूसरे बेटा मॉलिक्यूल होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, या इनको बेटा हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, सिमेट्रिकल का मतलब ही होता है स्फेरिकल, ना कहीं पर पार्शियल पॉजिटिव होगा ना कहीं पर पार्शियल नेगेटिव होगा। इसलिए बेटा इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अनसिमेट्रिकल का बेटा मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, एक तरफ पॉजिटिव डेवलप हुआ एक तरफ नेगेटिव डेवलप हुआ तो जाहिर सी बात है इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये 0
नहीं हो सकता। ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जिनका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर हो उन्हें हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जिनका जीरो हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके बेटा, अब सुनना। सवाल बेटा ये उठ रहा है, हम कैसे पहचानेंगे हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा या पोलर होगा। सुनना, अगर कोई मॉलिक्यूल मेरी बताई हुई दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। जैसे पहली कंडीशन साथ में लिखो, नो लोन पेयर ऑन सेंटर एटम। सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। अगर कोई मॉलिक्यूल मेरी इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो नॉन पोलर होगा, और दोनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं किया तो पोलर हो जाएगा। आइए अपने बच्चों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं। क्या ये लिख लिया? तो बताओ बेटा। हाँ लिखो लिखो, सब हमें बताओ ना, क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, लिखो फटाक से। सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं होने चाहिए और सारे सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। ऐसी सूरत में वो नॉन पोलर होगा। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। सोनम बेटा लिख लिया? ओके, आइए या ध्यान से सब लोग देखेंगे। CH4 CHCl3 अमोनिया BF3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमें पता करना था इनमें से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। देखो ये देखो, थोड़ा चेंज कर देते हैं। आ जाओ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों का साझा कर लिया, कोई भी लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मस्ट बी नॉन पोलर। इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। खत्म, खत्म हो गया। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए तो लोन पेयर तो कार्बन पे नहीं है, लेकिन क्या सारे सराउंडिंग एटम सेम है? नहीं। 3 क्लोरीन लगे हैं, 1 हाइड्रोजन लगा है। इसने दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मतलब ये कैसा होगा? पोलर। ओके ओके, आगे बढ़ो, बताओ पोलर या नॉन पोलर? बोलो बेटा। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तीनों का साझा कर लिया, मतलब इसके पास क्या है? लोन पेयर। इसने पहली कंडीशन फॉलो नहीं करी, इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये भी कैसा होगा? पोलर। ओके। बोरॉन 3rd ग्रुप का, तीनों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम क्या है? सेम, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, नॉन पोलर। अच्छा बेटा एक बात बताना, दिल पे हाथ रख के, क्या बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर के केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें क्या लग रहा है पढ़ा जा सकता है? नहीं। जो अध्यापक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की ट्रिक्स बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक्स बताते हैं, सिर्फ चौपट कर रहे हैं मामले को।
अरे हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक चीज से निकलता है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। पता नहीं क्यों हम लोग जबरदस्ती 5-5, 10-10 ट्रिकों को याद करते हैं। अब देखो भना भन काम हो रहा है। कार्बन C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 4 बॉन्ड बनाए, एक भी लोन पेयर नहीं, सारे सराउंडिंग एटम सेम, नॉन पोलर। वाटर सबको मालूम है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, पोल। गॉट इट बेटा, एम राइट? अच्छा, अब सवाल ये उठ रहा है कि सर हमने नॉन पोलर और पोलर पहचानना तो सीख लिया। याद करिए जब आयनिक बॉन्ड में आपको पढ़ा रहा था, जहां पे मैंने लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ाया था, तो वहां पे बस सीधे लिखवा दिया था पोलर का एग्जांपल वाटर और एल्कोहल, और नॉन पोलर का एग्जांपल CCl4 और बेंजीन। आज आपको मैंने रीजन भी बताया ऐसा क्यों, ये पोलर क्यों है, ये नॉन पोलर क्यों है। ठीक, लिख लिया? लिख लिया? पेन कर दो बंद, पेन कर दो बंद। बहुत जबरदस्त चीज समझाने जा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन। ना समझाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं समझाऊंगा, अपने बच्चों का दिमाग खोलने का प्रयास करूंगा, भले समय लग जाए। देखिए, अक्सर बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सेंटर एटम पर लोन पेयर ना होने से और सारे सराउंडिंग एटम सेम होने से ऐसा क्या हो जाता है कि नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। आओ सुने, खुद समझते हैं। देखो, एक ये आदमी है, इसको एक आदमी इधर से घसीट रहा है, एक आदमी इधर से घसीट रहा है, ये आदमी 2 तरफ से घसीट रहा है, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा। लेकिन ये आदमी अपनी जगह पर स्थिर तभी रहेगा जब यहां से लगा फोर्स और यहां से लगा फोर्स आपस में बराबर हो, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आदमी जहां का तहां बना रहेगा। मतलब मैंने बोला एक आदमी पर एक आदमी को 2 आदमी घसीट रहे हैं, बताइए 2 आदमी कैसे घसीटें कि बीच वाले आदमी की पोजीशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो आप कहेंगे एक आदमी पूरब में घसीटे तो दूसरा पश्चिम में घसीटे, और दोनों के घसीटने की क्षमता भी क्या हो, बराबर, तभी उस आदमी की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई राइट? सुनना, होता क्या बेटा, मैं अपने बच्चों को BF3 का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ध्यान देखना बेटा, सबको मालूम है BF3 नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर है ये मैं समझाने जा रहा हूं। देखा सब लोग, इसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। अब सुनना, लोन पेयर ना होने से फायदा क्या मिलता है कि इसका जो शेप होता है वो रेगुलर ज्योमेट्री के जैसा हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सेंटर एटम पे लोन पेयर आ जाए तो उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब सवाल ये था कि शेप ना बिगड़ने से क्या फायदा मिलता है। देखिए, बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन पे आएगा माइनस और बोरॉन पे आएगा प्लस। हमने आपको बताया था केमिस्ट्री में डाइपोल की डायरेक्शन होती है +2 माइनस। सारे के सारे सराउंडिंग क्या है, फ्लोरीन है, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, और ये रिजल्टेंट इस डाइपोल को क्या कर देगा, कैंसल। तो सारे डाइपोल कैंसल हो गए, तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं नॉन पोलर होगा। प्लीज लिखो मत, समझो।
लोन पेयर ना होने से शेप रेगुलर होती है। शेप रेगुलर होने से सारे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए बेताब। रेगुलर ज्योमेट्री का यह फायदा। और सराउंडिंग एटम सेम होने का फायदा यह मिलता है कि इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। तुम लोग सोच के बताओ, अगर इस आदमी को इधर घसीटू 5 न्यूटन से और इधर घसीटू 2 न्यूटन से, तो क्या ये आदमी अपनी जगह पर स्थिर रहेगा? नहीं। इसने इसको कैंसिल तो किया, लेकिन थोड़ा सा ये बच गया, तो ये आदमी क्या करेगा? राइट साइड पर शिफ्ट होना चालू कर देगा। अगर ये अपनी जगह पर मेंटेन रहना चाहता है तो सिर्फ अपोजिट होने से काम नहीं चलेगा, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। और मैग्नीट्यूड सेम तभी होगा जब सराउंडिंग एटम क्या होंगे? सेम। गॉट इट? अभी क्लियर हुआ? वो 2 पॉइंट मैंने क्यों पढ़ाए? फिर से बोलो, सोचो। लोन पेयर नहीं होने से क्या फायदा है? शेप हो जाएगी रेगुलर, और शेप अगर रेगुलर हो गई तो सारे डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए बेताब। और सराउंडिंग एटम सेम होने से फायदा क्या मिलेगा कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, एक दूसरे को 100% कैंसिल कर देंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। एम राइट बेटा? आओ इसी चीज को एक एग्जांपल से और समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो है। अब देखना, सबको मालूम है ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर? देखना, सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना होने से इसकी जो शेप होगी वो रेगुलर होगी। sp हैप्लाइजर है, 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर। शेप जब रेगुलर होगी तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। ठीक। सराउंडिंग एटम सेम है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। उम्मीद करते हैं आपको 2 कंडीशन समझ में आई। और देखते हैं, एक और देखते हैं। वाटर, लोन पेयर है। लोन पेयर होने से आप देखिए इसका जो शेप है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इसका शेप हो गया एंगुलर। क्या हो गया? एंगुलर। तो लोन पेयर होने से शेप थोड़ा सा बिगड़ गया, और शेप बिगड़ने से अब जरा सब लोग देखें, क्या इनके डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है? क्या तुम्हें ये दोनों अपोजिट दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं। क्या इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा? नहीं। तो लोन पेयर आने से ये लफड़ा हो जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा, इसको ऐसे लिख दें, समझिएगा, और इसको आगे ले जाओ। एम राइट? ध्यान से मेरी क्लास समझेगी। सराउंडिंग एटम चूंकि सेम है तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? सेम। लेकिन लोन पेयर होने के कारण शेप रेगुलर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इनका रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसा आएगा। तो आप बताओ, क्या नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हुआ? नहीं हुआ। और जब नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आया होगा कि पोलर नॉन पोलर कैसे होता है। ओके, एक बात और सुन लो फिर लिख लेना। देखिए एक बात सुनना है, लिखना नहीं है। एक शब्द होता है बेटा
बॉन्ड मूवमेंट, और एक शब्द होता है डाइपोल मूवमेंट। सुनना बेटा, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के कारण जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसे कहते हैं बॉन्ड मूवमेंट, ठीक। और सारे बॉन्ड मूवमेंट का जो वेक्टर समेशन होता है उसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो प्लीज मेरे बच्चे बताएंगे, कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये बॉन्ड मूवमेंट से डिसाइड होगा या डाइपोल मूवमेंट से? डाइपोल मूवमेंट से। बॉन्ड मूवमेंट तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट हर किसी के पास नहीं हो सकता। इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 आ रहा है तो ये हो गया नॉन पोलर, और इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आ रहा है तो ये हो गया पोलर। तो ध्यान रखिएगा, एक बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसे कहते हैं बॉन्ड मूवमेंट, जो पोलर नॉन पोलर को डिसाइड नहीं करता। सारे बॉन्ड मूवमेंट का जो वेक्टर समेशन होता है उसे कहते हैं नेट डाइपोल मूवमेंट, जो पोलर और नॉन पोलर को डिसाइड करता है। ओके, अब आप लिख सकते हैं अब आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही खास होता है। मैं एक्सप्लेन हमेशा करता हूं, बहुत जरूरी है इसको एक्सप्लेन करना। आगे बढ़े, आराम से लिखिएगा। लिख लिया बेटा, है ना? आइए जरा इसके आगे हम लोग चलते हैं। जब ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा देता हूं तो यहां पर 3-4 नोट हम आपको बताना चाहेंगे। आइए, हटाएं बेटा, हटाएं। आइए, नोट नंबर 1, कुछ नोट हम आपको बताना चाहेंगे। आइए नोट नंबर 1 देखें। देखना बेटा, अभी अभी आपने देखा जब सेंटर एटम पर लोन पेयर आ जाता है तो उसका जो शेप होता है वो रेगुलर ज्योमेट्री से चेंज हो जाता है, जिसके कारण सारे बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाते हैं, डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं हो पाता है और मॉलिक्यूल हो जाता है पोलर। आपको जान के ताज्जुब होगा, 3 केस हमारे पास ऐसे हैं जहां पर सेंटर एटम पे लोन पेयर होता है फिर भी उसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है और मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन पोलर। तो ध्यान रखिएगा, लिखिए थ्री केसेस वेयर center atom have lone pair, still molecule is non-polar, means
नेट डाइपोल मूवमेंट 0। और वो 3 केस हैं sp3d विद लीनियर ज्योमेट्री। मेरे बच्चे जानते हैं sp3d लीनियर तभी हो सकता है जब 5 में से 2 बन जाएं, 3 बन जाएं लोन पेयर। कुछ याद आ रहा है? sp3d का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए 5, एक s 3p 1d। sp3d रेगुलर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हमें चाहिए लीनियर सैटेलाइट 1 2 3। 5 में से 3 बन जाए लोन पेयर, 2 बन जाए बॉन्ड पेयर, शेप हो जाएगी लीनियर। वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया था। दूसरा केस है sp3d2 विद स्क्वायर प्लेनर। सुनना बेटा, sp3d2 का मतलब है 6 लोगों को मिलाया है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक s 3p 2d sp3d2। रेगुलर ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसे आप ऑक्टाहेड्रल भी कहते हो। यहां पर स्क्वायर प्लेनर तभी होगा जब 2 डंडे हटा दिए जाएं, मतलब 6 में से 2 बन जाएं लोन पेयर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिए लोन पेयर होने के बावजूद भी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। sp3d3 पेंटागोनल प्लेनर, उम्मीद है याद होना चाहिए। जब 7 में से 2 बदल जाते हैं लोन पेयर में तो इसका शेप हो जाता है पेंटागोनल प्लेनर। ये 3 केस बेटा ऐसे हैं जहां पर लोन पेयर है उसके बावजूद भी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है। आइए मैं अपने बच्चों को 1 2 दिखा देता हूं, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, 1 2 दिखा देता हूं। हटाए बेटा इसको, देखिए आओ 1 2 दिखा देता हूं। मान लो XZ F2 और XZ F4 का केस समझा देता हूं। सुनना बेटा सब लोग, सुनना, मुंह जवानी करेंगे। 8 में से 2 चले गए, 6 बचे। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। मेरे बच्चे समझ गए हैं 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, शेप होगा लीनियर। सहमत हो? आइए अपने बच्चों को बनाकर दिखाएं। मेरे छात्रों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि लोन पेयर होने के बावजूद भी इसका डाइपोल मूवमेंट 0 कैसे हो गया। आइए देखिए, आप लोगों ने sp3d में हमसे पढ़ा था बेल्ट रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाइज द एक्सियल पोजीशन और लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन। उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि नेट डाइपोल मूवमेंट 0 कैसे हो गया। देखिए देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस टू माइनस, इसके बॉन्ड मूवमेंट ने इसको क्या कर दिया, कैंसल। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस। मेरे बच्चे समझ गए होंगे इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा और ये रिजल्टेंट इस वाले को कैंसल कर देगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया और मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो गया।
तो मजा आया। लोन पेयर होने के बावजूद भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों हो रहा है? उसका सीधा रीजन है बेटा, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज हो गए हैं कि ये एक दूसरे के बॉन्ड मूवमेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए बेटा नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया। सेम सिचुएशन बेटा यहां पर भी आएगी। देखिए 8 में से 4 चले गए, बचे 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। आप देखिए एक्सी, आपको याद आ जाना चाहिए स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है। इसके लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर होते हैं और चारों इक्वेटोरियल पोजीशन पर फ्लोरीन होगा। क्या बताने की जरूरत है? क्या बताने की जरूरत है कि लोन पेयर आने के बाद भी इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो कैसे हो गया? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए +2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, +2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव ही होंगे। +2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इसका भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों ने पहला नोट देखा, 3 मॉलिक्यूल ऐसे बताए जिनके सेंटर एटम पे लोन पेयर है फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है, ये नॉन पोलर हैं। sp3d विद लीनियर शेप, sp3d2 विद स्क्वायर प्लेनर और sp3d3 विद पेंटागोनल प्लेनर। ओके, नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 2। ओके बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेहनत करते रहें। 6 महीने हमें और आपको साथ में रहना है। आपने हमसे हमारा कहना मानने का वादा किया था और हमने आपसे 40+ क्वेश्चन सही कराने का वादा किया था। हम दोनों एक दूसरे के जब वादे निभाएंगे तभी एक अच्छा रिजल्ट बेटा आएगा, इसलिए मेहनत करते रहिए। इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के और लेने हैं और याद रखिएगा आपकी संडे को क्लास भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, 2 क्लासें खराब हो गई। हम संडे को आपकी क्लास लेंगे। मेरा प्रॉमिस है और मेरा वचन है, 15 मार्च को सिलेबस खत्म होगा और तुम जानते हो मेरा वचन ही मेरा शासन है। जय महिष्मती। ठीक है बाहुबली, जोर से बोलो जय महिष्मती। हम लोग अपने वचन को निभाएंगे, पक्की बात है। आप आंख बंद करके भरोसा करिए और जितना मैं कह रहा हूं उतना करते रहिए। प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना अपना नेम भेजें और अपने नंबर को सेव कराएं ताकि आप मेरे स्टेटस को देख सकें। ओके, नोट नंबर 1 खत्म हो गया। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 देखिए बेटा, लिखिए। इफ ए molecule have polar bond, then it is not necessary that molecule is polar.
If a molecule have polar bond, then it is not necessary that molecule is polar. क्या आप इसका मतलब समझ पाए? लिखना मत, मतलब समझाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता दे रहे। अबे मूर्खों, कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये बॉन्ड भी पोलर है, +2 माइनस बॉन्ड मूवमेंट, ये बॉन्ड भी पोलर है, +2 माइनस बॉन्ड मूवमेंट। तो इसके पास दो पोलर बॉन्ड है, उसके बावजूद भी ये साला मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। क्योंकि ये दोनों बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा जी? यही मैंने लिखा। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पोलर बॉन्ड उपस्थित है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। वो नॉन पोलर भी हो सकता है और वो पोलर भी हो सकता है। आप देखिए, इसके पास भी दो पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन ये पोलर है। इसके पास भी दो पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन ये नॉन पोलर है। तो पोलर बॉन्ड होने से मॉलिक्यूल पोलर हो ये जरूरी नहीं है। वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नोट नंबर 3। ये नोट एम्स के असर्शन रीजन में पूछा गया था। नोट नंबर 3 लिखिए। ज्योमेट्री ऑफ molecule can be predicted with the help of dipole moment. Geometry can be predicted with the help of dipole moment. मेरे बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी मजाक कर रहा होगा। गुरुजी ज्योमेट्री के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए है और हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चाहिए। आप डाइपोल मूवमेंट से बता दोगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है? हाँ, मैं बता दूंगा। देखना चाहोगे? आओ देखे। आओ देखे एम्स का सवाल। देखो बेटा, माना एक मॉलिक्यूल है MX3। सुनना बेटा, अगर कभी इस प्रकार से मॉलिक्यूल लिखकर आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, सराउंडिंग एटम की जो संख्या होती है ये बॉन्ड पेयर को बताती है। बेटा बोलो किसको? बॉन्ड पेयर। मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसे लिख के आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? 4 बॉन्ड पेयर। कोई मॉलिक्यूल ऐसे लिख के आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर। ध्यान रखना, इस प्रकार से जब मॉलिक्यूल लिखकर आते हैं हमें लोन पेयर की जानकारी प्राप्त नहीं होती, हमें सिर्फ जानकारी प्राप्त होती है बॉन्ड पेयर की। ओके, अब सुनना। आपको याद होगा वेस्पर थ्योरी में मैं ऐसे लिखता था AB4L2। हमें बॉन्ड पेयर भी दिखाने होते हैं, लोन पेयर भी दिखाने होते हैं। अगर ये चीज ना लिखी जाए तो ये सिर्फ क्या बता रहा है? बॉन्ड पेयर। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा सुनना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है।
आप जानते हैं बॉन्ड पेयर तो सिग्मा भी हो सकते हैं और पाई भी हो सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन से काउंट होते हैं? सिग्मा वाले। अब सुनना, बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी कोई चमत्कार करने वाले हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल दिया है और गुरुजी उसकी ज्योमेट्री बताने वाले हैं। हाँ, देखना कैसे, सुनना। एग्जामिनर ने बोला ये मॉलिक्यूल MX3 है, इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 है। ओ हो, डाइपोल मूवमेंट 0 है, मतलब इस साले के सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब आप बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और डाइपोल मूवमेंट 0 का मतलब लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो यहां से इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 और ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल बताया, उसका डाइपोल मूवमेंट बताया और इसको देखकर तुमने दंड से बता दिया इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। Am I right or wrong? तो आप क्या डाइपोल मूवमेंट से ज्योमेट्री बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 है तो लोन पेयर उसके पास नहीं होगा। 3 और 0 3, sp2 लोन पेयर नहीं है, शेप रेगुलर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब मान लो एग्जामिनर कहे इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है। अरे दादा, अगर डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो इसके पास लोन पेयर होगा। आओ जरा देखें, बॉन्ड पेयर 3, अब लोन पेयर होगा। माना लोन पेयर है 1, 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन बेटा बोलो sp3। लोन पेयर है 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, एक डंडा हट गया, शेप हो गई। ये देखो बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट देखकर आपने उसकी क्या बता दी? ज्योमेट्री। बड़े एक बात सोचो, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है मतलब लोन पेयर होगा। हमने मान लिया 2 लोन पेयर, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, और तुम्हें मालूम है सैटेलाइट 1 2 3, अब शेप क्या हो गई? टी शेप। तो मेरे बच्चे देख रहे हैं सिर्फ डाइपोल मूवमेंट को देखकर हम ये पता लगा ले रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी। कुछ होनहार सोच रहे होंगे गुरुजी और आगे चलो, 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर मान लो, हम लप्पड़ मार देंगे। क्या 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का कोई केस मैंने कराया है? नहीं। 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और ध्यान से देखिए sp3d2 में मैंने सिर्फ 2 ही केस कराए हैं। एक कराया होगा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, और एक कराया था 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। क्या मैंने ऐसा कोई केस कराया? नहीं। तो ऐसा कोई केस होता ही नहीं है, इसलिए और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरे बच्चों ने देखा कि हम लोग डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि उसका शेप क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा। ओके, तीसरा पॉइंट एम्स में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको
तीसरा पॉइंट हमारा समझ में आया है, तो एक SW दे रहे हैं तीसरे पॉइंट के लिए, जिसका सॉल्यूशन आप हमको व्हाट्सएप करके बताएंगे। एक मॉलिक्यूल है MX4, अगर डाइपोल मूवमेंट 0 है तो बताइए शेप क्या होगी, और अगर डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो बताइए शेप क्या होगी, SW। व्हाट्सएप करिएगा मुझको। ओके, इज इट क्लियर? 3 नोट हो चुके हैं। पहला नोट था कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके सेंटर एटम पे लोन पेयर होता है, फिर भी वो नॉन पोलर होते हैं। दूसरा था पोलर बॉन्ड होने का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल पोलर होगा। तीसरा पॉइंट था डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से हम ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, हटा दें। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि हम डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर कैसे करें। कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको दिए जाएंगे और आपको डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर करना होगा। मेरे बच्चों को ये समझना चाहिए, प्लीज देखिए, आल्दो ये मैंने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा दिया था, दोबारा पढ़ा रहे हैं। देखिए बेटा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो, तो ये बॉन्ड पेयर उतना ज्यादा बी की तरफ शिफ्ट होगा, इस पर झेल के निगेटिव और इस पर झेल के पॉजिटिव आएगा। बोलो बोलो बोलो। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब कम हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब ज्यादा हो, तो चार्ज की वैल्यू झेल के आएगी। आपने मुझसे पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस। अबे एक बात बता बे, चार्ज की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब कम हो और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब ज्यादा हो। कहने का मतलब यह हुआ कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई हो। बोलो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई होगा तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। यस, हम लिख सकते हैं डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ऑफ कोर्स जब डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा ही होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, आइए, अगर एक बात बेटा मेरी सुन लेना, कभी भी डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने को आए सिर्फ एक चीज ही देखी जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बोले तो चार्ज। कभी भी डिस्टेंस से डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर नहीं करते। ओके, आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझा जाए। जैसे HF, HCl, HBr, HI। देखिए, हम आपको समझाने के लिए खोल के दिखा रहे हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आपने पीरियोडिक टेबल में हमसे पढ़ा था हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। बोलो बेटा, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। फ्लोरीन की होती है 4,
क्लोरीन की होती है 3, मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। आपको मतलब नहीं इससे, मैं बस दिखाना चाह रहा हूं। जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, आप देखना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी, बोलो यार, कम होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कम होगा तो चार्ज की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो डायपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने करके दिखाया है, अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हैं, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो हैलोजन हाइड्रोजन का डिफरेंस भी कम होगा, तो चार्ज की वैल्यू भी कम होगी, तो डायपोल मूवमेंट भी कम होगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी कम होगा। गॉट इट? लिख दे रहा हूं एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीजेस, सो डायपोल मूवमेंट डिक्रीजेस। ओके, हटा दे ऊपर वाला, ये लास्ट केस चल रहा है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा डायपोल मूवमेंट। एक एग्जांपल आप नीचे और लिखेंगे, RF एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड। मैं उम्मीद करता हूं समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी के तरीके होगा। R तो चारों में क्या है, सेम। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो डिफरेंस भी घटेगा, तो डायपोल मूवमेंट भी घटेगा। है कोई योद्धा जो बता दे यहां कुछ गलती हो चुकी है? हाँ, मैंने याद करिए, एक एक्सेप्शन था, एल्किल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट एल्किल फ्लोराइड से ज्यादा होता। ध्यान रखना बे, यहां पे नहीं करते हैं, सिर्फ एल्किल क्लोराइड के केस में करते हैं। ओके बेटा, तो कभी भी डायपोल मूवमेंट को कंपेयर करने पे सवाल आ जाए, आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। 2 एग्जांपल हुए हैं, अभी बहुत सारे कराएंगे, लिखते जाओ नीचे फटाफट। अगला एग्जांपल देखेंगे, HF H2O NH3 और CH4। आइए बेटा, हमने कहा इनके डायपोल मूवमेंट कंपेयर करिए। उम्मीद करते हैं मेरे मोस्ट ऑफ द बच्चे तो ये समझ गए होंगे कि लास्ट वाले का तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0। ना तो लोन पेयर है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, ये नॉन पोलर होगा, डायपोल मूवमेंट 0 होगा। इसको तो हटा दो। क्लियर? इन सबका डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि ये सबके सब पोलर मॉलिक्यूल है। बोलो यार, अब सवाल ये है इनके डायपोल को कैसे कंपेयर करें। उम्मीद करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 4, ऑक्सीजन का उससे कम 3.5, नाइट्रोजन का उससे कम 3। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी उन दोनों का डिफरेंस भी घटेगा, चार्ज की वैल्यू भी घटेगी, डायपोल मूवमेंट भी घटेगा। ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी घटेगा, वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी घटेगी और डायपोल मूवमेंट भी घटेगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके, सो एक अगला एग्जांपल और देखने जा रहे हैं इसी के ऊपर। ये हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं।
इसी के नीचे लिखिएगा। 2-3 एग्जाम्पल और कराने हैं बस, सब लोग देखेंगे बेटा। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। सवाल आ गया डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताइए। इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट वाला तो नॉन पोलर होगा। नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, ये नॉन पोलर है, डायपोल मूवमेंट 0 होगा सबसे पीछे। जबकि मेरे बच्चे देख लें, ये सब के सब कैसे हैं? पोलर। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। अब सुनना, बड़ा प्यारा सवाल आ रहा है, नजरें सामने लगाइए। देखो बेटा, यहां पर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, और यहां पर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। तीनों में जो बॉन्ड है वो सेम एटम के बीच में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी क्या होगा? सेम। तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? सेम। ये क्या हो गया? अपन तो डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से ही कंपेयर करते हैं। यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सभी में क्या है? सेम। सुनना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से काम ना चल पाए, तब हम लोग उनका जो शेप होता है वो बनाते हैं, और सारे बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन चेक करते हैं कि बॉन्ड मूवमेंट, दैट इज एक बॉन्ड के कारण डायपोल मूवमेंट, वो ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ये काम कब करोगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या हो? सेम हो। गॉट इट? आइए देखते हैं। सबको मालूम है कार्बन पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, 4 बॉन्ड पेयर यहां पर रखे हुए हैं, चारों के चारों कार्बन sp3 है, और इनका शेप होगा टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी होगा। इसका 0 हो गया, हटा दीजिए। देखना, 1 Cl, 1 Cl, 2 Cl, 2 H, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 1 H। अगर मेरे बच्चे ध्यान से देखें, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे प्लस इस पे माइनस, बॉन्ड मूवमेंट +2 हमारे बच्चे जानते हैं, फोन कॉल है ब्रो काशी से पीबी सिंधु का। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का सीटेगा, इस पे माइनस, इस पे होगा प्लस, बॉन्ड मूवमेंट होगा +2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चारों के चारों बॉन्ड मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चारों के चारों साले ऐड हो रहे हैं। यहां पे आओ, +2 +2 +2 +2। उम्मीद करते हैं दिख गया होगा। यहां पर 3 ऐड हो रहे हैं, चौथा वाला सब्सट्रैक्ट हो रहा, इसकी तुलना में इसका डायपोल मूवमेंट कुछ कम हो गया। ओके, यहां देखो, +2 +2 +2 और +2। आप देखिए, 2 ऐड हो रहे हैं, 2 सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, डायपोल मूवमेंट और कम हो गया। एम राइट बेटा? तो मेरे बच्चे देखें, CH3Cl का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा और CCl4 का डायपोल मूवमेंट सबसे कम होगा। यह क्वेश्चन IIT में पूछा गया था। चित्र बना लेंगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से काम नहीं चल पाता है, तो हम लोग चित्र बनाकर उसके आंसर को कंपेयर करते हैं। ओके, बुलाओ जना अंकित को।
लिख लिया बेटा? ध्यान रखिएगा, डायपोल मूवमेंट सर्वप्रथम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कंपेयर किया जाता है। अगर उससे काम ना चल पाए तो हम लोग चित्र बनाकर बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन देखते हैं, ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बता दूं, मैं ऑनलाइन की क्लास अलग ले रहा हूं बेटा, अलग। ऑफलाइन की मैं अलग मैं ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूं बेटा, मैं आपकी क्लास अलग ले रहा हूं, आप लोगों को अलग पढ़ा रहा हूं, साल भर अलग पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होगे सर लाइव क्यों नहीं हो पा रही है, वो भी बता दूं। ऑफलाइन होने के कारण बोर्ड को ऊपर लाना पड़ गया, तो नेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। बहुत जल्द हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर सब नेट की व्यवस्था भी हो जाएगी। एक डिजिटल बोर्ड हम लोग और मंगा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइव क्लास भी चालू हो जाए। ध्यान रखिएगा, जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए ऑफलाइन है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ऑनलाइन। मैं फिर से बोलूँगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ठीक है? अगर कोई पेंडेमिक ना आ जाए तो। लिख लिया बेटा? आइए, इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको कराना चाहूँगा, इसी के नीचे लिखिएगा। एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है, NH3 और NF3। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इनके डायपोल मूवमेंट कंपेयर कराने को पूछे गया। खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनो, जल्दी आ जाओ बेटा। सीबीएसई में क्वेश्चन आया, इनका डायपोल मूवमेंट हमसे कंपेयर करने को पूछा गया। धुनना बेटा, तो तुम लोग कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कर लो। आओ जरा करो, आओ जरा करो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की 4। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 है और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 है। मतलब NH3 और NF3 का डायपोल मूवमेंट हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या है, सेम। जल्दी से बताओ ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। और बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन से देखते हैं ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो, NH3 भी sp3 होगा विद 1 लोन पेयर, ये भी sp3 है विद 1 लोन पेयर, ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल। नजरें सामने, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, सीबीएसई में आ चुका है। क्या आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो दोनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या है, सेम। अब देखना, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये प्लस होगा, ये माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला प्लस ही बन जाएगा, +2 माइनस। आप देखिए, चारों के चारों बॉन्ड मूवमेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं। एम राइट? जरा NF3 में आओ, जरा देखना, ये तो बेटा ऐसा ही रहेगा, लेकिन इन दोनों में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो यहां पे उल्टी गंगा हो गई, +2 माइनस, +2 माइनस और +2 माइनस। अगर ध्यान से देखें, अमोनिया में चारों बॉन्ड मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, जबकि NF3 में 3 ऐड होंगे, 1 सब्सट्रैक्ट होगा। कोई बच्चा भी बता देगा NH3 का डायपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? बहुत ही बढ़िया केस था NH3 और NF3 वाला। मैंने बेटा लास्ट ईयर बहुत सारे केस और भी कराए थे, कोई मतलब नहीं है उन केसों का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डायपोल मूवमेंट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बेटा इस लेक्चर नंबर 7 में आपने बॉन्ड एंगल
और डायपोल मूवमेंट पढ़ा है, इसकी सीट इसी के स्टडी मटेरियल में पड़ी होगी, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसके डाउट मुझे सेंड कर देंगे। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, आज दिन कौन सा है? हाँ, ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे थर्सडे को, ये वीडियो आपने देखा होगा। आप इसको देख रहे होंगे 5 से 7:30, तो थर्सडे को रात 2 बजे तक डाउट बता दें, डाउट व्हाट्सएप कर दें। रात 2 बजे तक डाउट्स व्हाट्सएप कर दें। जब आप मुझे डाउट व्हाट्सएप कर देंगे तो अगले दिन फ्राइडे को मैं इसका डाउट 12 सीरियल बना दूंगा, मतलब 2:30 बजे आपके ऐप पर वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर? ध्यान रखिएगा, थर्सडे को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, रात 2 बजे तक डाउट भेज देना। अगले दिन फ्राइडे को 2:30 बजे तक डाउट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फ्राइडे को हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए विकास पोरवाल पर, आपका कोर्स आपके टाइम पर होगा। ओके भाई, थैंक यू।